गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोटाराम मील मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास B.Ed सेकेंड ईयर सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज ऑनलाइन क्लास पुनः शुरू की जा रही है। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो यूनिट फर्स्ट है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्राचीन भारतीय साहित्य है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये भारतवर्ष है उसमें कई महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने राष्ट्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है और जो भारतीय साहित्य है उसे आगे बढ़ाया है। अब जो प्रारंभिक जो वैदिक काल था उसमें महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए जो महिलाएं हैं उन्होंने समाज और शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब जो राष्ट्र के विकास में जो महिलाओं का जो योगदान है उसको हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। जो पहला भाग है वो है वैदिक काल में महिलाओं का समाज के लिए योगदान। जो सेकंड है वो है मध्य काल में महिलाओं का समाज के लिए योगदान। और जो थर्ड पॉइंट है वो है अंग्रेजी शासन में महिलाओं का समाज के लिए योगदान। जो फर्स्ट है वो है वैदिक काल में महिलाओं का समाज के लिए योगदान। जो सेकंड पॉइंट है वो है मध्य काल में महिलाओं का समाज के लिए योगदान। और जो थर्ड पॉइंट है वो है अंग्रेजी शासन में महिलाओं का समाज के लिए योगदान। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट में वैदिक काल में महिलाओं का समाज के लिए योगदान। अब ऐसे माना जाता है कि जो वैदिक काल था उसमें जो दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था वो महिलाएं हैं गार्गी और मैत्रेयी। दो स्त्रियां हैं गार्गी एवं मैत्रेयी। इन्होंने जो समाज है या शिक्षा के संबंध में जो भी विचार व्यक्त करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो है नैतिक व्यवहार। जो गार्गी और मैत्रेयी थी उन्होंने जो मानव का जो नैतिक व्यवहार है उसको मान्यता प्रदान की। उन्होंने ये बात बोली कि जो भी महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों के साथ नैतिकतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और जो पुरुष वर्ग है उसे स्त्री वर्ग के सुरक्षा के लिए, उसके संवर्धन के लिए या उसे आगे आने के जो अवसर है वो उसे देने चाहिए। तो करके जो गार्गी और जो मैत्रेयी है उन्होंने नैतिक व्यवहार को मान्यता प्रदान की। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अगली जो सेकंड पॉइंट है वो है आध्यात्मिक विकास।
अब जो गार्गी और मैत्रेयी थी, उन्होंने जो हमारे समाज में प्रत्येक स्त्री व पुरुष के लिए जो उसके जो आध्यात्मिक विकास है उस पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने बोला कि जो आध्यात्मिक विकास प्रत्येक व्यक्ति को, समाज में जो भी व्यक्ति रह रहा है उसे प्रत्येक व्यक्ति को अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। अगर वो अपना आध्यात्मिक विकास करेगा तो उसमें नैतिकतापूर्ण व्यवहार है वो आएगा, वो नैतिकतापूर्ण व्यवहार कर पाएगा। अगर किसी का आध्यात्मिक विकास ही नहीं हो पा रहा तो वो नैतिकतापूर्ण व्यवहार कैसे कर सकेगा, हमारा जो मानवीय आचरण है उसको कैसे कर सकेगा। तो उन्होंने बोला कि जो समाज में जो भी प्रत्येक स्त्री को और पुरुष को अपने नैतिक विकास है उस पर उसे बल देना चाहिए। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। आगे जो थर्ड पॉइंट है वो है आदर्शवादिता। अब जो आदर्शवादिता है उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो हमारा ये समाज है उसको आदर्शवादिता का जो संदेश है वो उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि जो मानव का जो जीवन है या जो मानव का जो जन्म है वो इसलिए हुआ है कि वो अपने जीवन में जो कुछ आदर्श है उसको अपना सके। तो करके क्या करना चाहिए, जो प्रत्येक स्त्री है, पुरुष है, उसको अपने जीवन में आदर्शवादिता को स्थान देना चाहिए। उसे हमेशा ही सत्य का वर्ण करना चाहिए, जैसे सत्य बोलना चाहिए, कभी किसी के सुख में सुखी होना चाहिए, दुख में दुखी होना चाहिए, इस प्रकार का जो व्यवहार है उसको करना चाहिए। तो उन्होंने आदर्शवादिता का जो संदेश है वो समाज को दिया है। ये तो हो गया थर्ड पॉइंट। आगे जो फोर्थ पॉइंट है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय। इन्होंने कहा कि जो हमारे जो वेद है उसमें ये बात कही गई है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। तो इसमें उन्होंने बोला कि हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें एक समर्पित भाव होना चाहिए कि जब भी हम किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी का सहयोग कर रहे हैं, तो हमारे मन में एक समर्पित भाव होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी स्वार्थ के लिए उसके हेल्प कर रहे हैं, बल्कि मतलब एक समर्पित जो भाव है उससे हमें कार्य करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा ये समाज है उसमें जो प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों का समावेश होगा और इस प्रकार जो समाज है वो एक आदर्शवादी समाज कहलाएगा। इसलिए जो गार्गी और जो मैत्रेयी है उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भावना है उस पर आधारित होकर ही कार्य करने को कहा है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मन वचन कर्म। फिफ्थ पॉइंट है मन वचन कर्म। अब इन्होंने ये जो गार्गी और मैत्रेयी थी उन्होंने जो पाप पुण्य है, स्वर्ग नरक है, पाप पुण्य स्वर्ग नरक की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये बात बोली कि जो व्यक्ति मन कर्म वचन से किसी को भी प्रताड़ित नहीं करता है, किसी को भी परेशान नहीं करता है, तो हमेशा ही उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति मन कर्म वचन से किसी को प्रताड़ित करता है, किसी को परेशान करता है, तो उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने बोला कि हमेशा जो भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को मन वचन कर्म से संबंधित कार्य करने चाहिए। जो उसको सही लगता है वही कार्य करने चाहिए, जो कार्य उसको सही नहीं लगता है वो उसे नहीं करने चाहिए। ये तो होगा फिफ्थ पॉइंट। आगे जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है विश्वास। अब इसमें उन्होंने ये बात बोली कि जो पति पत्नी के जो संबंध है उनके बारे में बताते हुए उन्होंने बोला कि जो पुरुष वर्ग है उसे अपनी स्त्री पर हमेशा ही विश्वास रखना चाहिए, उसके प्रति जो सकारात्मक सोच है वो रखनी चाहिए। और महिलाओं के लिए प्रतिव्रता जो धर्म है उसका पालन करने के लिए कहा। ये बात उन्होंने अब जो वैदिक काल है उसमें जो महिलाओं का योगदान था वो गार्गी और मैत्रेयी के द्वारा दिया गया था। तो ये तो हो गया वैदिक काल में महिलाओं का योगदान। आगे हम बात करते हैं मध्य काल में महिलाओं का समाज के लिए योगदान। सेकंड पॉइंट है मध्यकाल में महिलाओं का समाज
के लिए योगदान। अब जो ये मध्यकाल है, इसमें जो मुगल कालीन जो शासन है उसको सम्मिलित किया गया है। मुगल कालीन शासन कहते हैं, जो मुगल कालीन जो शासन था उस समय की बात करते हैं, उसमें कहते हैं कई हिंदू स्त्रियां, मुस्लिम स्त्रियां, जो अन्य धर्मों से संबंधित जो स्त्रियां थी, उन्होंने ऐसे कार्य करे जिससे उन्होंने ये समाज जो है उसके सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि जो महिलाएं हैं उनमें भी पुरुषों के समान ही योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं। तो अब जो मध्यकालीन महिलाओं का योगदान, उसमें जो पहला नाम है वो है रजिया सुल्तान का योगदान। रजिया सुल्तान द्वारा समाज के लिए योगदान। अब जो रजिया सुल्तान है उसके बारे में हम सभी ने सुन रखा है। जो रजिया सुल्तान है उन्होंने दिल्ली में शासन किया था। तो कहते हैं कि जो रजिया सुल्तान है उन्होंने अपने समय में जो भी शासन किया था बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। उन्होंने ये बात बोली कि जो रजिया सुल्तान है उन्होंने ये कहा कि जो भी शासन व्यवस्था है उसको अच्छे तरीके से चलाए। इसके लिए जो बहुत से जो लोग थे उस टाइम के, जो इनके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि जो मुगल सरदार है या उस समय के जो लोग थे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता था कि जो महिलाएं हैं वो कैसे इतनी शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से चला सकती है। तो कहते हैं कि कई मुगल सरदार तो उनको लगता था कि किसी महिला के सामने जो सिर झुकाना है इसके लिए भी उन्हें संकोच होता था। तो क्या किया उन्होंने, इनके जो शासन व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की जो बाधाएं हैं वो उनके मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं डाली, जिससे कि वो शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से ना चला सके। परंतु जो रजिया सुल्तान थी उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया और जो शासन व्यवस्था है उसको वो खूबी निभाया। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। आगे जो सेकंड पॉइंट है वो है दुर्गावती द्वारा समाज के लिए योगदान। अब जो दुर्गावती है वो गोड की महारानी थी, अब इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो इन्होंने भी शासन व्यवस्था है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। कि जो दुर्गावती थी उन्होंने ऐसे कई कार्य अपने समय में ऐसे कई कार्य किए जिससे उन्होंने समाज के समक्ष ये बात बताई कि जो महिलाएं हैं उनमें भी पुरुषों के समान योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं। अगर जो हमारा ये समाज है अगर वो महिलाओं की जो योग्यताएं हैं उनमें जो क्षमताएं हैं उनका उपयोग नहीं कर सकता तो यह बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। तो इन्होंने जो सम्राट अकबर थे उसके जो सेनापति थे आसिफ खान, इनके विरुद्ध जो दुर्गावती है उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो कहते हैं कि उस समय जो पुरुष वर्ग था वो इतना आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई महिला जो सम्राट अकबर है उसकी सेना के विरोध में खड़ी हो सकती है। तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो इसमें बोला गया इन्होंने जो दुर्गावती थी उन्होंने जो अकबर की जो सेना थी उसके विरोध में खड़ी रही और उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया। और उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि जो मध्यकाल में इस प्रकार उन्होंने समाज के लिए योगदान दिया। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। आगे जो थर्ड पॉइंट है वो है चांद बीबी द्वारा समाज के लिए योगदान। अब कहते हैं कि जो चांद बीबी हैं उन्होंने सन 1590 में जो अहमदनगर है
की सुरक्षा के लिए इन्होंने कार्य किए। कहते हैं कि जब तक जो चांद बीबी जीवित रहे उन्होंने समाज के लिए जो सेवा भाव है उससे संबंधित कार्य किए। तो अब जो कहते हैं कि जो ये चांद बीबी थी उन्होंने जो सम्राट अकबर है उनके विरुद्ध युद्ध लड़ा। कहते हैं कि उस टाइम जो सम्राट अकबर थे वो भी उनको भी आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई महिला जो मेरी इतनी विशाल सेना है उसके विरोध में खड़ी हो सकती है। तो कहते हैं कि इनका भी जो चांद बीबी है उनका भी हमारा साहित्य, जब अपने उस साहित्य को पढ़ते हैं तो हम चांद बीबी का जो नाम है वो भी प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीजाबाई का समाज के लिए योगदान। जीजाबाई का समाज के लिए योगदान। अब जो जीजाबाई है उनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो शिवाजी की मां थी। तो इनके बारे में बोला जाता है कि जो जीजाबाई है वो भी एक कुशल प्रशासक और योद्धा थी। कुशल प्रशासक एवं योद्धा। कहते हैं कि जो जीजाबाई है उन्होंने जो महिलाएं हैं उनके मन में शिक्षा से संबंधित जागरूकता उत्पन्न की। उन्होंने लोगों को उस समय के जो लोग थे उनको ये बताया कि जो महिलाएं हैं वो भी पुरुष के समान जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकती है, उसमें भी पुरुषों के समान योग्यताएं और क्षमताएं होती हैं। तो ये तो हो गया 4th पॉइंट। आगे जो 5th पॉइंट है वो है भक्ति आंदोलन में स्त्रियों द्वारा योगदान। भक्ति आंदोलन में स्त्रियों द्वारा योगदान। अब जब भक्ति आंदोलन की हम बात करते हैं तो हमारे मन में जो पहला नाम आता है वो है मीराबाई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो मीराबाई थी उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। तो कहते हैं कि जो मीराबाई है उन्होंने जो भगवान की भक्ति करते समय वो इतनी लीन हो गई थी कि उन्हें समाज की उन्होंने किसी भी तरह की जो परवाह है वो उन्हें नहीं की। इन्होंने जो मीराबाई है उन्होंने अनेक प्रकार के जो पद लिखे हैं जिसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति को उजागर किया है। तो कहते हैं कि जब ये मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन थी तो इन्होंने समाज की कोई परवाह नहीं की, परंतु जो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे उन्होंने इन्हें जो ईश्वर की भक्ति करने के जो मार्ग है उसमें बाधाएं उत्पन्न की। उन्हें अपने मार्ग से विचलित करने का प्रयास किया, परंतु ये अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। इन्होंने उस समय जो हमारा ये जो समाज है उसको ये बात बताई कि जो मानव का जो जीवन है उसका जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि ईश्वर की प्राप्ति की जाए। तो उन्होंने ये समाज के सामने ये प्रस्तुत किया कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है और इससे संबंधित ही हमें कार्य करने चाहिए। समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। तो ये तो हो गया मध्यकाल में समाज के लिए योगदान। आगे जो 3rd पॉइंट है अंग्रेजी शासन में महिलाओं का समाज के लिए योगदान, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।